हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। हम भारतीयों के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक किया गया है, जिसका अध्ययन इस क्लास में किया जाएगा। किस प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किए गए। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में प्राप्त है और इस तरह से वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वह 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जिसको समानता का अधिकार भी कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और यह है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। और पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके साथ साथ जो छठवां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था और इसका उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है। इसके बाद से हम लोग एक एक मौलिक अधिकार को देखेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जैसे सबसे पहला हम लोगों का मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार, और इस समानता के मौलिक अधिकार का उल्लेख अभी मैंने आपको बताया 14 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 18 तक किया गया है, जिसमें सबसे पहला समानता का अधिकार है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष समानता। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। दूसरा है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता के अधिकार के अंतर्गत राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। तीसरा जो मौलिक अधिकार है समानता के अंतर्गत वह है सरकारी नौकरियों के अवसर की समानता। सरकार के द्वारा सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद से चौथा है समानता का अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था, जो पूरे भारत में लागू होता है और इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। अस्पृश्यता में छुआछूत, जिसको आप जानते हैं। और लास्ट में है पांचवा उपाधियों का अंत, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के 18 में किया गया है। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इस समानता के अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से 5 प्रकार के समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद से दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम सभी भारतीयों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें सबसे पहला है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 19 वाला के क में किया गया है। दूसरा है निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, और इसका भी उल्लेख अनुच्छेद नंबर 19 के पहले के ख में किया गया है। निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने के लिए हम सभी भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा कर सकता है, उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक समुदाय या संघ बना सकता है। चौथा स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह है देश के किसी भी भाग में भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बिना रोक टोक के
संपूर्ण भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर उसे रहने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, निवास करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद से आता है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को सही सकुशल चलाने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्र है, उसे व्यवसाय करने से रोका नहीं जाएगा। इसके बाद से आता है आपका छठवां है अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा, जिसका जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद नंबर 20। अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को नहीं किया हुआ है, फिर भी उसके ऊपर जो है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अपराध लगा रहा है, उसको जो है कि अपराधी घोषित कर रहा है, उसके संबंध में उसको यह अधिकार प्रदान किया गया है। बंदी अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। तो इस तरह से अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा है अनुच्छेद नंबर 20, जो महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसको उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से अगला है गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा। गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसके वकील के परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बंदी गृह से उसको निकटतम न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाएगा। तो इस तरह से गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा का जो अधिकार है वह है अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत। तो इस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा अनुच्छेद नंबर 20, जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21, गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा अनुच्छेद नंबर 22। तो इस तरह से यह दूसरा मौलिक अधिकार रहा। इसके बाद से हम देखते हैं जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 23 व 24 में किया गया है। सबसे पहले है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध, इसका जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 23 के फर्स्ट में। इसके द्वारा मनुष्यों को बेचना और खरीदना कानूनन अपराध सिद्ध किया गया है। उसके साथ साथ दूसरा जो है वह है बेगार का निषेध, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती किसी भी प्रकार से श्रम को कराने से निषिद्ध ठहराया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। क्योंकि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों, स्त्रियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अनाचार किया जाता था। और नवीन संविधान के अंतर्गत भारतीय लोगों को शोषण के इस प्रकार से जो है कि मुक्ति देने के लिए बेगार का निषेध किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से बिना पैसा दिए श्रम कराता है तो वह कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके बाद से आता है आपका तीसरा बाल श्रम का निषेध, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 24 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी भी कारखानों में या फिर किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह कानूनन अपराध होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा हमारे ही संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। तो इसलिए किसी भी बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराया जा सकता है, यह भी एक कानूनी अपराध होगा। इसके बाद से चौथा जो मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के 28 तक किया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मुख्य रूप से जो पहला अधिकार है वह है धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, अर्थात भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित आचरण कर सकते हैं, उसके जो है कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से उसको उसके धर्म के आचरण और प्रचार से मना नहीं किया जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित प्रबंध कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार सभी को प्राप्त है। चल तथा अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार रखा गया है तथा उस संबंधी का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार उन सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 26 में किया गया है। इसके बाद से तीसरा है
धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने का अधिकार। इसमें राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए या कर देने के लिए विशेष रूप से निश्चित न की गई हो। तो ऐसे कर देने अथवा न देने के संबंध में भी हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह है व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद नंबर 28, यानी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा देने की क्या की गई है, छूट दी गई है। इसके बाद से अगला जो मौलिक अधिकार है वह है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर के 30 तक किया गया है और यह हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, जिसमें सबसे पहला अधिकार प्रदान किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का तात्पर्य यह है कि नागरिक के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद से कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की संस्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। तो इस प्रकार से संस्कृत और शिक्षा के संबंध में मुख्य रूप से आपको याद रखना है, यानी कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है और अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 30 में किया गया। इसके बाद से 6वां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका उल्लेख हमारे संविधान में क्यों किया गया है, क्योंकि इसके बिना मूल अधिकार बिल्कुल अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया, जिसका तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होंगे। तो इस प्रकार से ये मौलिक अधिकारों को उपचारित करने का कार्य करते हैं, जिसमें 5 प्रकार के रिट अर्थात लेख जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख। देख रहे होंगे पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख। और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है और वह उस बंदी से मुक्ति चाहता है। इस संबंध में दोनों पक्षों की बातों को सुन करके न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है अथवा अवैध है। यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा देता है। इसके बाद से दूसरा लेख है जिसको हम कहते हैं परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, जिसको हम परमादेश के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपका प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किए जाते हैं और जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के क्या है, बाहर है, यानी कि मना कर दिया जाता है, जैसा कि प्रतिषेध नाम से स्पष्ट है। चौथा है उत्प्रेषण। यह आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किए जाते हैं जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न कर सकें। इसके साथ साथ इसमें उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से न्यायाधीशों से किसी विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसको उत्प्रेषण यानी कि निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में जो वाद भेजे जाते हैं उसको हम लोग उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। उसके बाद से आता है आपका अधिकार पृच्छा। सबसे लास्ट में क्या है, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा का तात्पर्य यह होता है कि न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है वह व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात कभी कभी यह होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में यह अधिकार पृच्छा लेख जारी किया जाता है कि आखिर किस अधिकार से आप उस कार्य को कर रहे हैं, इसकी स्पष्टीकरण दीजिए। तो इस तरह से इसको हम लोग अधिकार पृच्छा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस क्लास में मौलिक अधिकार का अध्ययन किया। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।